नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका अपने चैनल देवज्ञ में। आज हम बात करेंगे कि जन्म पत्री का विश्लेषण करते समय और फल कथन के लिए हमें किन बातों पर ध्यान देना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं फल कथन की सरल व्याख्या। ज्योतिष ग्रंथों में फल कथन के अनेक सूत्र हैं, लेकिन वो इधर उधर बिखरे हुए हैं। आजकल उपलब्ध पुस्तकों में भी विस्तृत जानकारी नहीं दी गई है। यदि कहीं लिखा भी जाता है तो वो एक विशेष विषय को ध्यान में रखकर उसके सूत्र बता दिए जाते हैं। आज मैं आपका ध्यान उन बिंदुओं की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं जिन्हें ध्यान में रखकर हम एक स्थूल फलित कर सकते हैं। सर्वप्रथम एक ज्योतिषी को यह आश्वस्त कर लेना चाहिए कि जो जन्म समय उसे प्राप्त है वह एकदम सही है। अंदाजे से बताया हुआ समय गलत परिणाम भी दे सकता है, इसलिए जातक से पूर्व में घटित घटनाओं के बारे में और उसके स्वभाव, उसकी हैबिट्स, उसको क्या अच्छा लगता है या क्या उसकी पसंद है, इस बारे में अगर उससे बातचीत की जाए तो काफ़ी कुछ जानकारी निकल सकती है और हमें समय निर्धारण में आसानी होती है कि ये जन्म पत्री सही समय के अनुकूल बनी है कि नहीं। फिर आता है कि जन्म पत्री का निर्माण, जांच लें कि कुंडली का निर्माण सही से हुआ है, क्योंकि ये दिक्कत जो पूर्व में हाथ से बनी हुई पत्रियां होती थी उनमें ज़्यादा आती थी कि उसके अंदर एक या दो ग्रह जो हैं आगे या पीछे के घरों में सरक जाते थे, जिन्हें कि बाद में कंप्यूटर से निकाली हुई पत्री से मिलाने में उसका फ़र्क पता लगता था। लेकिन यदि एक अच्छा सॉफ्टवेयर जो कि विश्वसनीय है मार्केट में उपलब्ध है, उससे अगर जन्म पत्री बनी है तो इसकी संभावना नहीं रहती, जहाँ तक कि गणितीय कैलकुलेशन का सवाल है। इसके बाद आता है देश काल पात्र। एक ज्योतिषी को जातक के जन्म स्थान, किस प्रदेश में उसका जन्म हुआ, उसकी फैमिली बैकग्राउंड क्या है, उसका सोशल स्टेटस क्या है आदि का ध्यान रखना चाहिए। तभी दशा का फल हम इन बातों का ध्यान में रख के इनका सामंजस्य करके करेंगे, तभी फल ठीक बैठेगा। बहुत सा अनुमान जातक से प्रारंभिक बातचीत में लगाया जा सकता है। इसके बाद में आता है कुंडली की कैटेगरी। कैटेगरी से तात्पर्य है कि कुंडली किन ग्रहों के प्रभाव वाली कुंडली है, अर्थात जातक पे किन ग्रहों का ज़्यादा प्रभाव है। इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं कि जैसे 3 कैटेगरी होती हैं, सात्विक, राजसिक एंड तामसिक। सात्विक कुंडली वाला जातक जो है बड़े से बड़े दुख में भी अपने चित्त को स्थिर रखेगा। ऐसे जातक को शास्त्रों में विद्वान पुरुष की संज्ञा दी गई है। यहाँ लाभ से तात्पर्य शुभ योग में ज्ञान का लाभ और अशुभ योग में ज्ञान में बाधा, क्योंकि ऐसे जातक धन और भौतिक सुखों के पीछे नहीं भागते, इनकी लालसा ज्ञान प्राप्ति की होती है। तो अगर ग्रह शुभ प्रभाव दे रहे हैं तो वो उसकी ज्ञान प्राप्ति में कोई बाधा नहीं होगी, और अगर अशुभ प्रभाव में है जातक की कुंडली तो उसके ज्ञान प्राप्ति में कोई समस्या आ सकती है। इसके बाद आती है राजसिक कुंडली। तो जो राजसिक ग्रहों के प्रभाव वाला व्यक्ति है वो उसी तरीके का दुख जैसे कि सात्विक कुंडली वाले को प्राप्त हुए, वही दुखों में उसका रिएक्शन अलग होगा, वो जल्दी परेशान हो जाएगा। इसलिए शास्त्रों में ऐसे पुरुष को मध्यम पुरुष कहा गया है। इस कुंडली में कर्म भाव की प्रधानता होती है, अर्थात राजसिक प्रभाव वाला जातक कर्म के क्षेत्र में ज़्यादा एक्टिव मिलेगा, वो कर्म को ही प्रधान मानता है। इसके बाद में आती है तामसिक ग्रहों के प्रभाव वाली कुंडली। तो ऐसा जातक ना केवल वही दुख जो पहले के 2 कैटेगरी वाले जातकों को मिले, उसी प्रकार के दुख में वो ज़्यादा विचलित हो जाएगा। ना केवल विचलित हो जाएगा बल्कि भावावेश में आकर के वो गलत काम तक कर सकता है, कुछ अपराध भी कर सकता है। तो ऐसे जातक को हम तमोगुण प्रधान होने के कारण अधम पुरुष कहते हैं शास्त्रों के अनुसार,
क्योंकि ऐसे जातकों की कर्महीनता कुंडली के शुभ योगों को भी नष्ट कर देती है और उन्हें फलित नहीं होने देती। इसके बाद में आता है कि मिश्रित कुंडली, अर्थात इन तीनों गुणों की जिसमें समावेश हो, तीनों प्रकार के गुणों का इसकी कुंडली में प्रभाव हो, ऐसे पुरुष की कुंडली को हम बोलेंगे मिश्रित प्रभाव वाली कुंडली। और ऐसे छात्रों को शास्त्रों के अंदर, ऐसे जातकों को उदासीन पुरुष की संज्ञा दी गई है। ऐसे जातक परिस्थिति के अनुसार सत्य और असत्य दोनों तरीके के मार्ग अपना लेते हैं, इन्हें उसमें कोई परहेज नहीं होता, इनको अपना फायदा दिखना चाहिए। तो अगर जहां सत्य बोलना होगा वह सत्य के माध्यम से, और अगर असत्य के माध्यम से इनका अगर वो हेतु सिद्ध होता है तो वो उसमें भी हिचकाए जाएंगे नहीं। इनकी प्रगति और इनकी गिरावट इस बात पर निर्भर करती है कि इनकी संगत कैसी है। इसके बाद आते हैं कुंडली के 3 महत्वपूर्ण भाव, वो हैं लगन, पंचम और नवम। इनको त्रिकोण भाव भी कहते हैं। लगन भाव क्योंकि ये शरीर को बताता है, जो कि सभी पुरुषार्थों का आधार है। अगर लगन बली है तभी जीवन यात्रा संभव हो पाएगी, आदमी पुरुषार्थ करके अपना जीवन यापन कर पाएगा। इसके बाद आता है पंचम भाव। पंचम भाव ये बुद्धि पर विशेष रूप से प्रभाव डालता है, अर्थात यहां से बुद्धि की स्थिति के बारे में देखा जाता है। अगर ये भाव बली होगा तो जीवन में संतुलन और स्थिरता आएगी, जातक संतुलित मानसिकता से अपने डिसीजन ले पाएगा। इसके बाद में आता है नवम भाव। नवम भाव ये भाग्य का भाव भी है। इसके बली होने से जैसे कि बोलते हैं कि भाग्य प्रबल हो जाता है, भाग्य प्रबल होता है तो ये क्योंकि धर्म का भाव भी है, तो यहां से हमें ये कह सकते हैं कि उसको अपने गुरु और पिता का दोनों का आशीर्वाद मिलेगा। अब आते हैं हम एक महत्वपूर्ण अगले बिंदु पर, जो कि है कुंडली का लग्नेश और चंद्रमा। जैसे पहले ऊपर बताया गया कि लग्न भाव, तो लग्न भाव का जो स्वामी होगा उसको लग्नेश कहते हैं। लग्नेश अगर बली हुआ और लग्नेश जिस राशि में बैठा है उस राशि का स्वामी अगर बली है तो कुंडली के योगों को फलीभूत होने में उसकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होगी। इसके बाद आता है चंद्रमा, जो कि हम सब जानते हैं चंद्रमा मन का कारक होता है, और उसका कुंडली में स्थिति यानी वो जिस राशि में बैठा है उस राशि का स्वामी यदि दोनों बली हैं तो सही मानसिक समझबूझ के साथ जीवन को सही दिशा की ओर लेकर जाएगा। अब इससे अगला बिंदु है भावेश और भाव बल, भाव फल। किसी भी भाव का फल उसके भावेश की स्थिति पर निर्भर करता है, और भावेश जहां बैठा है उस स्थान का आश्रय लेकर वो अपनी शुभ अशुभ स्थिति के अनुसार अपने भाव का फल देता है। जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में धन का स्वामी अगर चतुर्थ भाव में बैठा है तो वो धन कैसे देगा जातक को? वो धन देगा या तो माता के सहयोग से और या भूमि के माध्यम से उस जातक को धन दिलाएगा। अब इससे अगले महत्वपूर्ण बिंदु पर हम जाएंगे, वो कहलाता है भाव कारक और उसकी स्थिति। कुंडली के 12 भावों के अपने निश्चित कारक भी होते हैं। जो कारक ग्रह हैं वो फिक्स हैं। अब जैसे कि मान लीजिए हमें पंचम भाव के बारे में देखना है, तो पंचम भाव का कारक बृहस्पति है। तो यदि पंचमेश अगर बली है और साथ में बृहस्पति भी बली है तो पंचम भाव के शुभ फल मिलेंगे ही। इसके बाद हम बात करेंगे भाव में बैठे हुए ग्रह और उन पर पड़ने वाली दृष्टियां। अब भाव विशेष में स्थित ग्रह और भाव पर दृष्टि डालने वाले ग्रह ये भी उस भाव के फल को प्रभावित करेंगे। लेकिन यहां एक महत्वपूर्ण बात नोट करने वाली यह है कि भावेश चाहे अशुभ ग्रह ही क्यों ना हो, लेकिन यदि वो अपने भाव पर दृष्टि डाल रहा है
तो वो अपने भाव को खराब नहीं करता, वो उसके शुभ फल ही देगा और उसके फलों में वृद्धि करेगा। इससे आगे चलते हैं हम कुंडली के योगों पर। तो एक ज्योतिषी को कुंडली में बनने वाले जितने भी उपलब्ध योग हैं उनके ऊपर एक निगाह जरूर डाल लेनी चाहिए, जिससे कि कौन कौन से योग में उसको क्या क्या फल की प्राप्ति हो सकती है, इस बारे में उसको अपनी जानकारी में रखना चाहिए। इसके बाद आता है वर्ग विचार। अब जैसे कि जन्म कुंडली है, वो जीवन की कुल संभावनाओं को दर्शाती है। उसमें जीवन में हमें जातक को पूरी जिंदगी में क्या मिलने वाला है, क्या उसको कष्ट सहने हैं और क्या उसको लाभ प्राप्त होने वाले हैं, इन सब के बारे में वो सब कुछ बताता है। और उसके लिए कुंडली के 12 भाव हैं। अब 12 भावों में हर एक भाव में सिर्फ एक ही चीज नहीं है, उसके अंदर अनेक कारकत्व हैं। अर्थात एक भाव से हम जीवन की बहुत सारी चीजों को देखते हैं, लेकिन जिस एक विषय भाव के बारे में हम बात करते हैं उसके अंदर हमारे को जिस दो चीजों के, मान लीजिए फर्ज कीजिए हमको दो चीजों के बारे में जानना है, जैसे पंचम भाव हो गया, तो पंचम भाव से हम शिक्षा भी देखते हैं और संतान सुख भी देखते हैं। तो इसके लिए इसका वर्ग बताएगा कि कौन सा सुख हमें प्राप्त होगा और कौन सा नहीं होगा। अब जैसे संतान के बारे में अगर होगा तो हमें D7 जो उसका एक वर्ग होता है वो देखेंगे। तो D7 में अगर लग्न और पंचम शुभ स्थिति में है तो संतान लाभ होगा। लेकिन जब हम शिक्षा की बात करेंगे लग्न कुंडली के पंचम भाव की, तो हमें D24 पे जाना पड़ेगा। और D24 में अगर लगन और पंचम अगर अशुभ स्थिति में है तो हम ये आराम से कह सकते हैं कि इस जातक को शिक्षा में तो बाधा होगी लेकिन संतान का लाभ होगा। तो इसी तरीके से हम वर्ग के माध्यम से उस भाव की जो वास्तविक स्थिति है उसके बारे में जान सकते हैं। अब इसके बाद आता है कि ये फल जिंदगी में हमें मिलेंगे कब। तो इसके लिए दशा और गोचर, ये दो चीजों पर ध्यान देने की जरूरत है। अब कुंडली के योग तभी फलीभूत होते हैं जब फल देने वाला ग्रह अपनी दशा और अंतर्दशा में आता है। लेकिन क्योंकि दशा जो होती है वो बहुत लंबे समय की होती है, कई वर्षों की होती है, तो इसलिए दशा का जो स्वामी है जिसको कि महादशानाथ कहते हैं, महादशानाथ सिर्फ एक रूल फ्रेम कर देता है कि इस पर्टिकुलर सालों के अंदर उसको फल प्राप्त होने के लिए किन किन चीजों का ध्यान रखना होगा। अब इसके साथ में लेकिन हमारे को फल देगा कौन? फल मिलेगा हमारे को अंतर्दशा। अंतर्दशा उसके बाद में सूक्ष्म दशा, प्राण दशा, ये सब इसमें जाना पड़ेगा। लेकिन अंतर्दशा का स्वामी फल हमें तभी दे पाएगा जबकि हमें महादशा का स्वामी और अंतर्दशा के स्वामी का रिलेशन अगर ठीक होगा तो, अर्थात उसकी प्लेसमेंट और उसका आपस में अगर वो फ्रेंडली हैं तो उस पीरियड के अंदर उसको आराम से उस फलों की प्राप्ति होगी। और अगर वो शत्रु हैं एक दूसरे के तो फल प्राप्ति होने में संदेह होगा। इसके साथ साथ अगर वो षडाष्टक में बैठे हैं, 6, 8, 12 में एक दूसरे से हैं, तो भी फलों की प्राप्ति में संशय हो जाएगा। अब इसके साथ साथ में इन फलों को कंफर्म कौन करेगा? कंफर्म करेगा गोचर। गोचर जब कुंडली के विभिन्न भावों पर से ग्रहों का गोचर होता है तो उस टाइम पे वो भाव एक्टिव होते चले जाते हैं। तो जो भाव एक्टिव होगा उस भाव के अनुसार उसका फल मिलता चला जाएगा। अब इसके बाद ये तो हुआ स्थूल गणित और स्थूल फल कथन। अब इसकी और फाइन ट्यूनिंग करने के लिए हमें ये भी देखना होगा कि ग्रह की अपना बल कैसा है, अर्थात ग्रह वर्गोत्तम है या ग्रह मूल त्रिकोण राशि में है या ग्रह अस्त है। अगर ग्रह वर्गोत्तम है और मूल त्रिकोण में साइन में है तो ग्रह जो है अपने फल को देने में बली है, सक्षम है और फल प्रदान करने में उसका महत्वपूर्ण योगदान होगा। और यदि अगर ग्रह अस्त है तो इसका मतलब वो पावरलेस हो गया। अगर ग्रह पावरलेस है तो वो अपनी दशा अंतर्दशा के अंदर कुंडली में इंगित फल को देने में असमर्थ होगा। तो मित्रों, आज यहीं विश्राम देते हैं। आशा करता हूं इस चर्चा से आप लाभान्वित होंगे। बाकी शेष अगले वीडियो में। धन्यवाद।